पूरी एनसीईआरटी आपस में बहुत आराम से, बहुत प्यार से जुड़ी हुई है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। अरे भाई यार, ये तो कुछ अलग चीज हो गई। एनर्जी का भंडार है आपके अंदर, दिमाग भी खुश, शरीर भी खुश। भाई यूपीएससी थोड़ी है कि कुछ भी पूछ लिया। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और आज इस बहुत अमेजिंग सेशन में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आपको डे 1 से 11th क्लास की बॉटनी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए एंड कैसे आप स्टार्टिंग डे से ही इस तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं कि आपका नीट एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही क्रैक हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, आपको कुछ चीजों के प्रति आगाह करना चाहता हूं जिससे कि आपकी जो 11th क्लास में होने वाली गलतियां होती हैं वो आप पहले ही स्किप कर जाएं एंड आपको एग्जैक्टली वो पेन पॉइंट्स पता हो कि कहां पर आपके गलती करने के चांसेस मैक्सिमम है। जब हम 9th 10th क्लास में होते हैं तो पढ़ाई कंपैरेटिवली काफी ईजी होती है। फिजिक्स में हमें डेरिवेशन नहीं करने पड़ रहे होते, आपके केमिस्ट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आपके पास नहीं आ रहे होते। जब आप बायोलॉजी की बात करते हैं तो एकदम वही बातें चल रही होती हैं जो जनरल लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अब आपको एप्लीकेशन पार्ट पर ज्यादा फोकस करना होगा। अब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को एक नए एंगल से देखना होगा। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले से ही आने वाले हर्डल्स के लिए तैयार हों। जब हम 11th क्लास में स्टेप इन करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ होता है, बिकॉज 10th में हम लोग पेपर्स को बहुत भयानक तरीके से फोड़ चुके होते हैं। एंड ये जो ओवर ऑप्टिमिस्टिज्म हमें मिलता है 10th के रिजल्ट के बाद, ये कहीं ना कहीं हमें 11th क्लास के रिजल्ट में डुबा देता है एंड हमें काफी सारे रिपरकसिव रिजल्ट्स का सामना भी करना पड़ता है। हम मुंह के बल गिर जाते हैं और लगभग 90% स्टूडेंट्स इस ट्रैप में इस साल भी फंसेंगे। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में इसीलिए ये बातें बता रहा हूं कि आप अपने आप को इस दलदल से बचा पाओ, आप ये समझ पाओ कि 11th क्लास वैसे नहीं चलती जैसे आपकी 10th क्लास चलती थी। 11th क्लास में आपको स्टार्टिंग से बहुत फोकस्ड रहना पड़ेगा, आपको छोटी छोटी चीजों पर बहुत माइन्यूटली ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन जब आपके सामने बन करके आएंगे तो आपको उन्हें एक नए अप्रोच से सोचना होगा, एक नए अप्रोच से सॉल्व करना होगा, तब जाके आप 11th 12th में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे एंड अलोंग विद दैट अपने नीट एग्जामिनेशन को भी फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर पाओगे। राइट? सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं दोस्त कि आपको बॉटनी में पढ़ना क्या क्या होता है। अगर मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी की बात बताऊं तो कंप्लीट बायोलॉजी अगर आप देखेंगे 11th क्लास की तो इसको हम लोग 5 यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिनको हम लोग बहुत इजी वे में लिख लेते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। ये 5 यूनिट जो हैं ये आपको 11th क्लास के अंदर पढ़नी होती हैं। अब इन 5 यूनिट्स में से आपका बॉटनी का कौन कौन सा पार्ट है ये मैं आपको बताता हूं। हालांकि मैं आपको पूरी बायोलॉजी से एक बार वाकिफ जरूर करवा दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती हैं इन 11th क्लास। अगर आप यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 को हम लोग एक शब्द में बोल सकते हैं सिस्टमैटिक्स। हम लोग एक शब्द में इसको लिख सकते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है। यूनिट 2 जो है दोस्त, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जहां पे हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जाहिर सी बात है प्लांट्स का भी नाम यहां पर आ रहा है, एनिमल्स का भी नाम यहां पे आ रहा है, यानी बॉटनी, जूलॉजी दोनों आप यहां पर पढ़ रहे होंगे। व्हेन इट कम्स टू यूनिट 3, तो यूनिट 3 जो है ये है आपकी सेल बायोलॉजी, जहां पे आप सेल के बारे में सारे के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको पढ़ते हो, समझते हो। चौथी जो यूनिट है ये आपकी कंप्लीट बॉटनी की यूनिट है, इकलौती ऐसी यूनिट जो आपकी कंप्लीट बॉटनी की है जिसमें जूलॉजी का एक भी चैप्टर नहीं है। एंड अगर आप यहां पर देखोगे यूनिट 5 में तो ये आपकी कंप्लीट जूलॉजी की है, इसमें एक भी ऐसा पार्ट नहीं है जो आपका बॉटनी का हो। इसको हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। पिछली जो यूनिट थी बॉटनी वाली, इसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। अब इनमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। व्हेन इट कम्स टू सिस्टमैटिक्स तो आपका इनिशियल जो एक टॉपिक आता है जो बहुत ही कॉमन है, जो बेसिक आपका तैयार करता है एस्पेक्ट सिस्टमैटिक्स का, उसे हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। राइट, इसे हम कहते हैं द लिविंग वर्ल्ड। व्हाइट कलर से मैं आपको बॉटनी के टॉपिक्स जो है वो लिख करके बता रहा हूं। लिविंग वर्ल्ड जो है आपका बॉटनी का टॉपिक है।
प्लस इसके साथ आता है आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां पर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हो, फंगस के बारे में पढ़ते हो, प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ते हो। तो ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है ये भी आपका किस में आता है दोस्त, ये भी आपका बॉटनी के अंदर आता है। अब आप प्लांट्स के बारे में जानोगे, प्लांट किंगडम में कि प्लांट को हम लोगों ने कैसे कैसे डिवाइड किया है, किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो प्लांट किंगडम ऑब्वियसली आप बॉटनी में ही पढ़ोगे, जूलॉजी में आप एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ोगे। तो ये तीन जो आपके चैप्टर्स हैं ये सिस्टमैटिक्स में बॉटनी के चैप्टर हैं, यानी मेनली ये यूनिट किसकी है, बॉटनी की है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जूलॉजी के भी टॉपिक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे एनिमल के बारे में जब आप पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम जो है ये आपका किसका टॉपिक है, एनिमल किंगडम आपका जूलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, सेकंड जो आपका यहां पर आपको यूनिट देखने को मिलता है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका पहला जो चैप्टर है यह है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावरिंग शो कर सकते हैं, जिन पे फूल आपको देखने को मिलता है, और ऐसे प्लांट्स को हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से एक प्लांट कैसा दिख रहा है। अगर आप एक पेड़ को देख रहे हो तो बाहर से आप क्या क्या देख पा रहे हो, उसके पत्ते आपको दिख जाएंगे, उसके फल आपको दिख जाएंगे, राइट, उसका तना आपको दिख जाएगा, बाहर कुछ रूट्स अगर निकली हुई तो वो आपको रूट्स भी दिख जाएंगी, राइट, फ्लावर्स आपको दिख जाएंगे। तो ये चीजें हैं जो आप बाहर से देख सकते हो, उन सब चीजों की स्टडी आप किस में करते हो, मॉर्फोलॉजी में करते हो। सेकंड जो आपकी चीज है वो है अब अंदर चलना पड़ेगा, बाहर से आपने देख लिया है चीजों को, तो एनाटॉमी में आप चलोगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी अब आप एंजियोस्पर्म के किसी पार्ट को काट के देखोगे। जैसे मेरे हाथ में तना है एक पर्टिकुलर प्लांट का, तो मैं इसको काट के देखूंगा कि भैया अंदर से कैसा दिखता है, इसकी एनाटॉमी कैसी है। तो एनाटॉमी मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन मैं एक प्लांट की देखने की कोशिश करूंगा। और यहां पर इस यूनिट में आपको अगला जो चैप्टर देखने को मिलता है यह है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। अब नाम ही है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स। तो यहां पर हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं कि उनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो यहां पर मेनली हम लोग टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं, और आपकी तीन टाइप स्टडीज हैं, कॉकरोच, फ्रॉग और अर्थवर्म। कहने के लिए अर्थवर्म और फ्रॉग आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आपको जो है थोड़ा बहुत उन्हें एनसीईआरटी से देखना भी होता है। मेन जो हमारा बॉटनी का टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जब आप बात करते हैं सेल बायोलॉजी की, तो सेल बायोलॉजी में आपका पहला जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं कि सेल आपका कितने टाइप का होता है, कैसा दिखाई देता है, इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल है, प्लस आपका सेल जो है डिवाइड कैसे करता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में, कि भैया सेल जो है आपका नए सेल्स कैसे बनाएगा, एक सेल डिवाइड होकर के नए सेल्स कैसे बनाएगा। प्लस इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग आपका जूलॉजी का एक टॉपिक पढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायोलॉजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे आपके प्रोटीन्स हो गए, आपके अमीनो एसिड्स हो गए, आपके न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपके फैट हो गए, इन सब चीजों के बारे में आप यहां पर पढ़ते हो। प्लांट फिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो ये प्लांट फिजियोलॉजी जो है ये कंप्लीट आपकी बॉटनी में आती है, राइट। पहला जो यहां पर चैप्टर है ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर तो कोई हार्ट नहीं है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, तो इतने बड़े प्लांट के अंदर जो चीजें हैं वो कैसे ट्रेवल कर रही हैं। भाई आप जब भी एक प्लांट में पानी डालते हो, आप उसकी रूट में पानी डालते हो, लेकिन वो पानी पहुंच जाता है प्लांट के हर पार्ट तक। कैसे पहुंच रहा है, वाया ट्रांसपोर्ट। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ना यहां पे हार्ट है, ना यहां पे ब्लड वेसल्स है, ह्यूमंस की तरह आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज नहीं है, तो आपका पानी आखिर ट्रेवल कैसे करता है। खाना जो है वो कहां बनता है, लीव्स के अंदर, वाया फोटोसिंथेसिस। तो लीव से खाना आपका हर पार्ट तक कैसे आ रहा है, ये भी हम लोग यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन सेकंड जो आपका चैप्टर आता है वो है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन यानी सिर्फ पानी से कुछ नहीं होगा, आपको मिनरल्स भी तो चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मिनरल्स सॉइल से आखिर प्लांट को कैसे मिलते हैं, कौन कौन से मिनरल इंपॉर्टेंट हैं, और अगर मिनरल नहीं मिलेंगे तो प्लांट में कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी, ये सारी बातें आपको देखनी होती हैं।
देन आप बात करते हो फोटोसिंथेसिस की, यानी एक प्लांट जो है जो कि ऑटोट्रॉफ होता है वो अपना खाना कैसे बना पाता है। देन आप बात करते हो रेस्पिरेशन की, कि एक प्लांट जो है उसमें अगर खाना है तो वो उस खाने से एनर्जी कैसे बनाएगा। यानी अगर मैं आलू का पराठा खाता हूं तो आलू का पराठा खाने से कुछ नहीं होने वाला, मैं उस आलू के पराठे से एनर्जी कैसे निकालूंगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। तो अगर मैं आलू का पराठा खा रहा हूं और मैं उस आलू के पराठे को ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा, तोड़ नहीं पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है। मुझे यह जानना है कि वो जो आलू के पराठे में स्टार्च है वो मेरी बॉडी में जाकर कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ और कैसे वो जो ग्लूकोज है वो मुझे टूट करके एनर्जी दे रहा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड जो आपका लास्ट चैप्टर है यह है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहां हम प्लांट के हॉर्मोन्स जो हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपकी कंप्लीट बॉटनी जो है आपको यहां पर देखने को मिलती है। प्लस अगर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करें तो यहां पर भी आपके काफी सारे चैप्टर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो चैप्टर है, मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, पहला चैप्टर यह है कि आप खाना कैसे पचाते हो, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दूसरा चैप्टर है कि आप सांस कैसे लेते हो, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे आता है, CO2 कैसे बाहर निकलता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपकी बॉडी में ब्लड कैसे घूमता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आप ये जानते हो। तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आप ये जानने की कोशिश करते हो। आपने जो खाया वो मटेरियल एक्सक्रीट कैसे होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में आप बात करते हो। देन उसके बाद आप चल कैसे पाते हो, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में आप बात करते हो। आपका दिमाग कैसे काम करता है, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आप चर्चा करते हो। प्लस आपकी बॉडी में कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, यानी केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन के बारे में भी आप चर्चा करते हो। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, इनमें से किस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना होता है और इनमें से किस टॉपिक को हमें कितना डिटेल में जानना होता है, क्वेश्चंस के आने का ट्रेंड क्या है, एंड बकायदा हमें किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, ये हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं सिलेबस, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, 11th क्लास का कंप्लीट सिलेबस जो है यहां पर लिख दिया है। और ये कंप्लीट सिलेबस आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, यानी आपके टिप्स पर एक एक चैप्टर का नाम होना चाहिए, जैसे आपको आइडिया हो कि कौन सा चैप्टर आपका किस सीक्वेंस में आ रहा है एंड आपको उसे कैसे पढ़ना होता है। अगर आप देखेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में, तो लिविंग वर्ल्ड में आपको प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड जाना है। हालांकि आपको लगभग हर चैप्टर में एनसीईआरटी बेस्ड ही जाना होता है, क्योंकि अगर आप पिछले 3 साल के टॉपिक्स के ट्रेंड को नोटिस करें तो आपका एनसीईआरटी से बाहर पेपर नहीं आया है। एनसीईआरटी पढ़ना अपने आप में बहुत कठिन बात है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ये बोल दिया कि दोस्त द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर तो एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा, और अगर आपको लगता है कि आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ लोगे तो आप गलत हो। आपको एक राइट गाइडेंस की जरूरत है। आप अगर अर्जुन हो तो आपको एक श्री कृष्ण की आवश्यकता है। एनसीईआरटी एक इतनी कॉम्प्लेक्स बुक है और इतने प्यार से लिखी हुई इतनी प्यारी बुक है कि आप अगर उसे 10 बार पढ़ोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 11वीं बार पढ़ने पर भी आपको नई इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ते सब हैं। अगर 20 लाख बच्चा नीट का पेपर भर रहा है, मैं गारंटी देता हूं हर बच्चे ने एक ना एक बार एनसीईआरटी को जरूर एंड टू एंड पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी सबके बराबर मार्क्स आ ही नहीं सकते। उस एनसीईआरटी को ग्रेस्प करने की जो टेक्निक है, उस एनसीईआरटी को बहुत प्यार से समझने की जो कला है, वो हर बच्चे में नहीं होती। आपको एक राइट गाइडेंस की आवश्यकता है। आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, एंड ना कि सिर्फ आपको मतलब पता होना चाहिए, बल्कि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इस वर्ड को मैं कहां और लिंक कर सकता हूं। पूरी एनसीईआरटी आपस में बहुत आराम से, बहुत प्यार से जुड़ी हुई है। ये जो 38 चैप्टर्स हैं आपके 11th और 12th क्लास के, ये आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। आपको एक ऐसे टीचर की आवश्यकता होती है जो उस डिस्कशन को समझने में आपकी हेल्प करे फर्स्ट टाइम के अंदर ही, जिससे कि आप बहुत आराम से चीजों को समझ पाओ और पहली बार में ही आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाओ। और उसके बाद जैसे जैसे आप एनसीईआरटी को पॉलिश करते जाओगे, आप एनसीईआरटी को बखूबी बेहतर तरीके से समझते जाओगे, आप और ज्यादा मार्क्स की तरफ बढ़ने लगोगे। अगर मैं आपसे यह कहूं कि एक बार में एनसीईआरटी पढ़ के आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो नीट बायोलॉजी में, तो यह बात बहुत गलत होगी। आपको एनसीईआरटी को कम से कम 5 से 10 बार इज्जत से पढ़ना होगा, बहुत ईमानदारी से पढ़ना होगा, कर्तव्य निष्ठा के साथ पढ़ना होगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि यह किताब आपसे क्या कहना चाहती है।
ये किताब एक बार में समझने वाली किताब नहीं है, ये किताब टुकड़ों में समझने वाली किताब है। तो एनसीईआरटी अगर मैंने लिख दिया तो ये अपने आप में एक महासागर है, राइट। ये कोई छोटा शब्द नहीं लिखा हुआ है कि सर आपने तो बोला एक ही किताब पढ़नी है, इस एक किताब को आपको 10 बार पढ़ना है। You do not need to get to 10 different resources to crack this examination called NEET, but you need to get back to that one resource 10 times to get a grip at that content. NCERT इतना डिटेल में हर चीज को समझाती है बहुत कम स्पेस में कि आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने काफी कम पढ़ा है, लेकिन जब आप उस चीज को 5 बार देखोगे, 6 बार देखोगे, आपको पता लगेगा अच्छा किताब ये समझाना चाह रही थी, ये बात कहना चाह रही थी। और यही बहुत खास बात है एनसीईआरटी की, और बायोलॉजी में खासकर, है ना। इट्स द गॉड फादर बुक। अगर आप नीट निकालना चाहते हो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन नहीं है। लिविंग वर्ल्ड में सिर्फ एनसीईआरटी, मैं आपको डिकोड कराऊंगा एक एक वर्ड, और मैं जो बताऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप कोई भी टॉपिक यहां का उठा लो, बॉटनी, जूलॉजी, एनीथिंग। बहुत ईमानदारी से हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहले एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन उछल जाते थे, अब एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं उछलते, ये भी एनसीईआरटी से आएगा। प्लांट किंगडम में भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, कुछ बाहर की चीजें होंगी तो आपको बता दी जाएंगी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ आती है। अगर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको बताऊं तो इसमें फ्लावर की कुछ डिटेल्स हैं, प्लस अगर आप यहां पर देखोगे तो आपकी यहां पर फ्रूट्स की कुछ डिटेल्स हैं, और अगर यहां पर देखोगे तो आपकी इन्फ्लोरेसेंस की कुछ डिटेल हैं, ये आपको एक्स्ट्रा पढ़नी रहती है अदर देन एनसीईआरटी। अदरवाइज सारी की सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, यहां पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ थोड़ी सी और डिटेल में पढ़नी होती है। सेकेंडरी ग्रोथ एनसीईआरटी में लिखी हुई है बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखी हुई है, तो आपको एक और बुक की आवश्यकता होगी सेकेंडरी ग्रोथ समझने के लिए, जो कि मैं आपको लेक्चर के अंदर भी समझा दूंगा, फिर आपको एनसीईआरटी प्यार से समझ में आ जाएगी, इसमें कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। When it comes to cell the unit of life, ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चलता है, एंड सेल साइकिल सेल डिवीजन भी आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चलता है। अगर मैं प्लांट फिजियोलॉजी की बात करूं तो आपको मेन जो 2 चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ने हैं और इनसे बाहर नहीं जाना। इनसे बाहर जाना मतलब अपने आप में बहुत ही खराब एक कदम उठाना। आप अगर मिनरल न्यूट्रिशन में इतने सारे मिनरल हैं, अगर एक भी मिनरल का फंक्शन आप एनसीईआरटी के बाहर से नोटिस करने की कोशिश करते हो, आप 100% कंफ्यूज हो जाओगे और आप आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आओगे। मिनरल न्यूट्रिशन में जितने भी मिनरल्स हैं उन सबके फंक्शन आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से याद करने हैं। प्लस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं या जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी होती हैं। इसके बाहर जाना आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते। अगर आपको कंफ्यूज होना है, हाथ में आते हुए 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर अगर आपको दान में देने हैं तो वेल एंड गुड, तो किसी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लीजिएगा और ये दोनों चैप्टर आपके एकदम खत्म हो जाएंगे, एकदम कबाड़ा हो जाएगा आपके मार्क्स का। और अगर आप एकदम अच्छे तरीके से नीट सेंट्रिक होकर पढ़ना चाहते हो, नीट एग्जाम निकालना चाहते हो, आप सारे के सारे मार्क्स को इजीली ग्रिप करना चाहते हो, तो इन दोनों चैप्टर में एनसीईआरटी से बाहर भागने की जरूरत मत करना। When it comes to transport in plant, तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही मजेदार चैप्टर है। यहां पर आपको टोमेटा कैसे खुलता है, राइट, आपका पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस, ये आपको बाहर से पढ़ना होता है। पोटेशियम मैलेट हाइपोथेसिस प्लस आपकी काफी सारी और चीजें हैं रिलेटेड टू ट्रांसलोकेशन, वो भी आपको थोड़ी सी बाहर से पढ़नी होती हैं। ये भी हम आपको पढ़ा देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लेक्चर देखते हो तो कोई मुसीबत है ही नहीं भाई। अगर आप मुझसे बॉटनी पढ़ रहे हो तो सारी चीजें मैं आपको ऑटोमेटिकली टिप्स पे करा दूंगा। मिनरल न्यूट्रिशन स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी। फोटोसिंथेसिस में अगर आप देखोगे तो आपको PS1 PS2 थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाके पढ़ना होता है, क्योंकि यहां पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कशन करनी पड़ती है आपको। तो फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2 और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये आपको बाहर से पढ़नी होती है। ऑलराइट, रेस्पिरेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, है ना। ग्लाइकोलिसिस जो है वो आपको काफी डिटेल में बताई हुई है एनसीईआरटी में, लेकिन क्रैब साइकिल के कुछ स्टेप्स मिस कर दिए हैं, कुछ एंजाइम्स मिस कर दिए हैं, तो आपको टीसीए जो है ये थोड़ी सी डिटेल में समझनी होगी, है ना। प्लस रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में कुछ सवाल आपको बाहर से आते हुए दिखाई देते हैं, पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहे, लेकिन पहले कुछ सवाल आपके बाहर से आ जाते थे।
आपको एकदम नई चीजों के रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, जैसे कि आपका किसी पर्टिकुलर फैट का पूछ लिया, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक एसिड का पूछ लिया, आपको पूछ लिया एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बताइए। तो कुछ टिपिकल सवाल हैं जो आपको समझाने पड़ेंगे, उसके बाद आप इस टॉपिक को कर पाओगे। एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड आपको रहना होता है। ऑलराइट, तो दिस इज योर बॉटनी जो कि आपको पढ़नी होगी। एंड ये जो पूरी की पूरी 11th क्लास की बायोलॉजी है, ये आपको बहुत आराम से समझनी होगी। जब आप इनमें से एक एक चैप्टर को क्रैक कर चुके होंगे, आपको बहुत मजा आएगा और 12th क्लास आपकी केक वॉक की तरह निकल जाएगी। 12th क्लास में बॉटनी और जूलॉजी दोनों ही बहुत टफ नहीं है। मतलब मेन अगर आप देखोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है, इसमें 7 चैप्टर है, ये सबसे बड़ी यूनिट है 11th और 12th क्लास बायोलॉजी की। फिर प्लांट फिजियोलॉजी में 5 चैप्टर है, आपकी सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है पूरी 11th एंड 12th क्लास बायोलॉजी की। यानी लगभग 25 to 30% काम तो आपका यहीं पे हो जाता है। अगर आप 12th क्लास में जाओगे तो रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, इजी यूनिट है, इंटरेस्टिंग यूनिट है। जेनेटिक्स इवोल्यूशन और इंटरेस्टिंग है। आपकी बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर थोड़ी सी बोरिंग है, लेकिन उसको इंटरेस्टिंग हम लोग बना देंगे क्योंकि उसमें ज्यादातर पोर्शन आपका बॉटनी का आता है। इकोलॉजी सुपर इजी, सुपर थ्योरेटिकल, बहुत मजेदार यूनिट है और आपको प्यार से चीजें समझ में आएंगी अगर आप रियल लाइफ से लिंक करके चलोगे तो। और बायोटेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अप्लाइड यूनिट है आपकी पूरी 12th क्लास बायोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी जब आप पढ़ेंगे एज अ साइंटिस्ट, मैं आपको एक एक चीज जो है इतनी डिटेल में बताऊंगा कि आपको ऐसा लगेगा अरे वाह यार, ये तो कुछ अलग चीज हो गई। तो बायोटेक्नोलॉजी इज ट्रूली एप्लीकेशन बेस्ड यूनिट। सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं और कम से कम 8-9 सवाल हर साल बायोटेक से पूछे जा रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाली यूनिट आपके लिए बायोटेक होने वाली है। मात्र 20 पन्ने हैं एनसीईआरटी के, लेकिन आपको 40 नंबर दिलवाने की काबिलियत रखती है बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। यहां पर आपको सीक्वेंस क्या रखना है जब आप बॉटनी पढ़ेंगे? व्हाट शुड बी द आइडियल सीक्वेंस दैट यू शैल फॉलो टू मेक अ ग्रिप ऑन दीज टॉपिक्स इफेक्टिवली। जब भी आप बायोलॉजी की शुरुआत करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आप सेल बायोलॉजी से शुरुआत करो। जब तक आपको सेल समझ में नहीं आया, जब तक आपको बायोमोलिक्यूल समझ में नहीं आया, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले हम पढ़ाएंगे सेल एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन। सेकंड नंबर पे आपको हम पढ़ाएंगे सिस्टमैटिक्स, यानी यहां पर हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड की, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, प्लांट किंगडम की। फिर हम पढ़ाएंगे आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एंड फिर हम आपको पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी जूलॉजी में है तो उसको हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर आप चैप्टर वाइज एक सीक्वेंस देना चाहो तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस क्या होगा? आपका सेल बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपका पहला, सेल साइकिल सेल डिवीजन आपका दूसरा, लिविंग वर्ल्ड आपका हो जाएगा तीसरा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा आपका चौथा, प्लांट किंगडम हो जाएगा आपका पांचवा, देन मॉर्फोलॉजी हो जाएगा आपका छठा, देन एनाटॉमी हो जाएगा आपका सातवां, देन उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा आठवां, देन आपका मिनरल न्यूट्रिशन हो जाएगा नौवां, देन फोटोसिंथेसिस हो जाएगा 10वां, देन रेस्पिरेशन हो जाएगा 11वां, देन आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाएगा 12वां। और इसमें से भी अगर आप देखें तो नई एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स आपके पीछे फेंक दिए, राइट? तो उनको हम लोग एंड में करेंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, इसको 8वें नंबर पे ना करके हम थोड़ा सा एंड में कर लेंगे, राइट? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट है, ये तो पहले ही एंड में है, तो इसको हम थोड़ा सा बाद में कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी हम लोग चीजों को शफल करते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी कुछ चैप्टर्स पे ज्यादा वेटेज दी गई है, जिनसे कंपलसरी क्वेश्चन आएंगे, उनको टारगेट करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेल यूनिट में कुछ भी गायब नहीं हुआ, तो ये यूनिट हम लोग इज्जत से पढ़ेंगे। यहां कुछ गायब नहीं हुआ है, यहां भी हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। देन उसके बाद ये जो प्लांट फिजियोलॉजी है, यहां 2 चैप्टर्स में रीशफलिंग है, पढ़ेंगे हम पूरा ही, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस को हम लोग ऑल्टर कर देंगे। दिस इज हाउ यू शुड रीड बॉटनी इन 11th क्लास। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले सेल बायोलॉजी उठानी है, फिर आपको सिस्टमैटिक्स उठानी है, फिर आपको क्या उठाना है? देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड उसके बाद आपको उठानी है प्लांट फिजियोलॉजी। एंड व्हेन इट कम्स टू 12th क्लास, सबसे पहले रिप्रोडक्शन, फिर आपका जेनेटिक्स, फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, फिर आपका इकोलॉजी। इस सीक्वेंस में आपकी पूरी की पूरी 11th एंड 12th क्लास की बायोलॉजी चलती है। कुछ प्रो टिप्स आपको मैं देना चाहूंगा, ये प्रो टिप्स आपको नोट कर लेनी है और इनको आपको एक कॉपी पे लिख करके अपने घर की दीवार पे चिपका लेना है। अगर आप कुर्सी और टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं और आपके सामने एक दीवार है, तो उसके ऊपर कुछ चीजें आपको लिखनी है, जिससे कि आपका ध्यान हमेशा उन चीजों पे रहे
और आप जिंदगी में भूल कर भी छोटी छोटी गलतियां ना करो। ठीक है, सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो लेते हैं मोटी मोटी किताबें। आपको बायोलॉजी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रामबाण स्रोत का इस्तेमाल करना है, दैट इज एनसीईआरटी। इससे बाहर जाना आप अफोर्ड नहीं करते, एनसीईआरटी से बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं निकलना है। द ओनली रिसोर्स मटेरियल दैट यू शुड फॉलो टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन इज योर एनसीईआरटी बुक, दैट्स इट। थ्योरी के लिए आपको इसके बाहर कब जाना है? अब स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से समझ में नहीं आते, और आपकी बात एकदम करेक्ट है। एनसीईआरटी इतनी डीपली लिखी हुई किताब है कि आप एक बार में उसको समझ ही नहीं सकते, तो एकदम करेक्ट बात है सर। एनसीईआरटी से बाहर फिर कब जाए? एनसीईआरटी से बाहर जाओ ओनली फॉर द टॉपिक्स, ओनली फॉर द टॉपिक्स वेयर यू नीड रेफरेंस। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको एनसीईआरटी से समझ में नहीं आ रहा, तो सिर्फ उस टॉपिक के लिए जिसमें आपको रेफरेंस चाहिए उसमें एनसीईआरटी से बाहर जाओ, अदरवाइज एनसीईआरटी से बाहर नहीं निकलना। जस्ट फॉर एग्जांपल कि लेट्स से आपको केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस नहीं समझ में आई, आप कोई अच्छी किताब लो, आप उससे केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ो, आप यूट्यूब पे जाओ, कोई वीडियो सर्च करो, या आप हमारे कोर्सेज में ऑटोमेटिकली हम आपको पढ़ाई देंगे। अगर आपने बैच ले रखा है तो आपकी टेंशन ही खत्म हो गई। आप आराम से लेक्चर में जाओ, केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस देखो, या इंटरनेट पे सर्च करो, अलग अलग अच्छी अच्छी किताबें हैं, उनके थ्योरी को पढ़ो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के, आपका टॉपिक क्रैक हो जाएगा। बट पूरी फोटोसिंथेसिस, पूरा रेस्पिरेशन एक बड़ी किताब से पढ़ना प्योर बेवकूफी है। तो एनसीईआरटी से बाहर दोस्त हमको नहीं निकलना है, पहली ये चीज है। दूसरा, डोंट टेक मल्टीपल रिसोर्सेज। हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में खूब जोश रहता है ना, एकदम या धरती आसमान फाड़ देंगे, पहले दिन तो ऐसा लगता है, लेकिन बाद में औकात का एहसास हो जाता है। और सच्चाई भी यही है कि मल्टीपल रिसोर्सेज से एग्जामिनेशन नहीं निकलता। अगर आपको बहुत ज्यादा ज्ञानवान बनना है तो एकदम करेक्ट है, तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज से जाओ, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं भी पहले यही करता था, लेकिन जिस दिन एग्जामिनेशन की बात आती है आपको वही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो डोंट टेक मल्टीपल रिसोर्सेज। यहां पर बहुत कन्फाइंड चलो, यहां पर बहुत इज्जत से चलो, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ चलो और उनको बार बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो दूसरी चीज ये होगी। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बोलूं आज के इस पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेंटेन कंसिस्टेंसी। हम लोग क्या करेंगे, अभी 10th से 11th में आए हैं, अलग अलग लोगों की किताबें मांगेंगे, भैया आपकी किताब मिल सकती है, मुझे देखना था कि 11th क्लास में कौन कौन से टॉपिक हैं। भैया एक बार आप मुझे बता दोगे कि 11th में कैसे पढ़ना होता है? सर इस बार तो मैं एम्स दिल्ली के सपने देखूंगा और एम्स दिल्ली में जाने के ही ख्वाब सजाऊंगा और एम्स दिल्ली में ही एमबीबीएस करूंगा, तो एम्स दिल्ली के नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे वीएमएमसी भी नहीं चाहिए, मुझे यूसीएमएस भी नहीं चाहिए, मुझे एमएमसी भी नहीं चाहिए, मुझे एफएमसी भी नहीं चाहिए, जाऊंगा तो सिर्फ एम्स दिल्ली जाऊंगा। अभी हम उस लेवल पे हैं, एड्रेनलिन रश है, एनर्जी का भंडार है आपके अंदर, टेस्टोस्टेरॉन एकदम पीक लेवल पर बढ़ चुका है, दिमाग शांति नहीं हो पा रहा है, इधर उधर कूदा फांदियां चल रही हैं। सच्चाई यह है कि 10 दिन में सब कुछ जमीन पे आ जाएगा, सब कुछ जमीन पे आ जाएगा। 29th को हमारा अर्जुना 2.0 बैच स्टार्ट है। मैं गारंटी देता हूं कि 10 दिन बाद तक आधे से ज्यादा बच्चा जो है वो अपने मोटिवेशन को खो चुका होगा। सबसे जरूरी बात है मेंटेनिंग द कंसिस्टेंसी। आप पढ़ाई में अगर एवरेज भी हो और आप कंसिस्टेंसी मैनेज कर जाते हो, अगर आप निरंतर पढ़ते चले जाते हो पूरी साल, मैं लिख के देता हूं कि आप टॉपर से ज्यादा स्कोर कर रहे होगे। अगर टॉपर इनकंसिस्टेंट है तो, अगर टॉपर डेली बेसिस पे नहीं पढ़ाई कर रहा है और आप डेली बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हो, मैं लिख के देता हूं आज अगर आप टॉपर से 20% भी कम नंबर लेके आए हो 10वीं क्लास में, आप उससे बेहतर मेडिकल कॉलेज में लैंड करोगे। आई कैन गिव यू अश्योरेंस। ये बात मैं लिख सकता हूं बोर्ड के ऊपर, आपको बकायदा मैं ये बात लिख करके दे सकता हूं स्टैम्प पेपर के ऊपर, और ये एकदम सत्य है। हर साल ऐसे ही बच्चे आते हैं दोस्त, हर साल यही ट्रेंड फॉलो होता है। ओवर कॉन्फिडेंस से एग्जामिनेशन क्रैक नहीं होते, आपको धरती पर आना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा चीजें कैसी काम करती हैं। तो मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी इज द मेन कोर। अगर आप कंसिस्टेंसी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अगर 10 दिनों में आपका मोरल टूट गया है, मेरे दोस्त आप सिलेक्शन से दूर होते हुए जा रहे हो। लेकिन सर ड्रॉप तो हर जगह आता है,
जीवन में हम तो कंसिस्टेंटली कभी मोटिवेटेड रह ही नहीं सकते, एकदम करेक्ट बात है, लेकिन उसको आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अब उसमें आपको समझना क्या है, उसमें आपको यह समझना है दोस्त कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये आपको लानी पड़ेगी। कैसे लानी पड़ेगी? अगर आपको लग रहा है कि आज आप फोकस नहीं हो, आज आपका दिन डल है, आज आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो गया है, आज कुछ ऐसी घटना हो चुकी है जिसके बाद आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, एक दिन का ब्रेक ले लो, मत करो पढ़ाई उस दौरान। एक दिन वो करो जो आपका दिल करना चाहता है। अगर आप दोस्तों के साथ घूमने जाना चाहते हो, घूमने जाओ। आप फैमिली के साथ मूवी देखना चाहते हो, मूवी देखो। आप घर पे गाना सुनना चाहते हो, नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहते हो, जो करना चाहते हो करो। अपने आप को वो एक दिन दो, लेकिन उस एक दिन के लिए मेहनत करो मेरे भाई। इट्स अ रिवॉर्ड गेम। आपको कोई मना नहीं करेगा अपने लिए नए कपड़े खरीदने से, आप उसके लिए कमाओ तो। आपको कोई मना नहीं करेगा आगे चल के बड़ी गाड़ी लेने से, लेकिन आप उस चीज को जस्टिफाई तो कर पा रहे हो। सिमिलरली अगर आप एक दिन का ब्रेक लेते हो, आप एक दिन की छुट्टी लेते हो, आपको उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि भाई पिछले 15 दिन मैंने गधों की तरह घिसाई करी है, पिछले 15 दिन मैंने इतनी मेहनत करी है कि एक दिन की छुट्टी तो मैं डिजर्व करता हूं। छुट्टी मुंह पे आके तुम्हारे बोले कि आजा भाई ले ले छुट्टी, वो लेवल ऑफ मेहनत तुमको 15 दिन करनी पड़ेगी। आपको छुट्टी का मलाल भी नहीं होगा। मैं खुद यही चीज फॉलो करता हूं। मेरे को कभी ऐसा लगता है कि यार लाइफ थोड़ी डल हो गई है, मैं एक दिन 2 दिन का ऑफ लेता हूं, गैप लेता हूं, जिसमें मैं कोई काम नहीं करता, मैं आराम से बैठता हूं, पढ़ाई करता हूं घर पे। हालांकि मेरा पढ़ने का रीजन कुछ अलग है, तो मैं आराम से बैठ के पढ़ाई करता हूं, किताबों के साथ मेरी दोस्ती आ रही है, मुझे पढ़ना पसंद है, इसीलिए मैं काम से छुट्टी लेके पढ़ता हूं। लेकिन मैं एकदम रिफ्रेश हो जाता हूं उन 2 दिनों में, और फिर मैं काम पर जी जान से वापस लौट जाता हूं, और फिर दोबारा 1 महीने दबा के काम करता हूं। राइट? तो आपको भी यही करना है। कंसिस्टेंसी मैनेज करने के लिए अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को एक अंधे कुएं में डाल देते हैं, क्योंकि हम लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स ने यह सिखाया है कि आप तो सब भूल जाओ, आप तो एकदम गधा घिसाई में ही लगे रहो दिन रात। नहीं भाई, प्रॉपर ब्रेक्स आर इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड देते हो ना, आपका डोपामीन भी बूस्ट होता है। आपके दिमाग को कुछ चाहिए, कुछ खुशियां चाहिए, है ना? वो खुशियां अपने आप को देते रहो। अपने आप को बहुत प्रेशराइज मत करो। अपने दिमाग के साथ खेलना सीखो। उसको गिफ्ट चाहिए किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर। दिमाग को कुछ खाना पसंद है, दिमाग को लेट्स से आज छोले भटूरे खाने हैं, तो दिमाग को लालच दो, भाई आज 8 घंटे पढ़ ले, छोले भटूरे तेरे। अब तुम 8 घंटे इतनी मेहनत करके छोला भटूरा खाओगे ना, तो तुम्हें मलाल नहीं होगा, तुम डिजर्व करते हो भाई छोला भटूरा। तुम एक्स्ट्रा छोला लो भाई, तुम साथ में प्याज भी लो एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम उस चीज को जीत चुके हो। दिमाग भी खुश, शरीर भी खुश, राइट? लेकिन हम क्या सोचते हैं, प्रेशराइज, नहीं 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 आज छोला भटूरा नहीं खाएंगे, अगले 1 साल तक एम्स दिल्ली में ही खाएंगे अगला छोला भटूरा। अरे भाई इतनी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत कच्चा दिमाग है ना? 16-17 साल के लोग हो, आराम से सोचो, बहुत प्यार से पढ़ो। दिन का 5-6 घंटा पढ़ो, क्योंकि आप तो 11th क्लास में एंटर करने वाले हो। 6 घंटा भी अगर आप पढ़ गए लगातार 2 साल, एम्स दिल्ली खुद चल के आ जाएगा पास, और बोलेगा आजा भाई सीट ले ले बैठ जा। लेकिन कंसिस्टेंटली अगर 365 दिन 11th क्लास के, 365 दिन 12th क्लास के लगातार पढ़ लिए, कोई नहीं रोक सकता भाई। और सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ना है, लिख के दे रहा हूं, इतने में आराम से सिलेबस हो जाएगा। बहुत डिफाइंड सिलेबस है भाई। यूपीएससी थोड़ी है कि कुछ भी पूछ लिया, इतना वास्ट सिलेबस है। करंट से पूछ लिया, अमेरिका की बात पूछ ली, जापान की बात पूछ ली, इतना वास्ट थोड़ी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 11th 12th एनसीईआरटी, बात खत्म। इसमें इतना दिक्कत वाली कोई भी बात है ही नहीं। जो आपको पढ़ाया जाए क्लास में वो पढ़ो, अपनी कंसिस्टेंसी मैनेज रखो, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, और एनसीईआरटी को अपने गॉड फादर किताब मान लो, बाप किताब मान लो, बात खत्म। सिलेक्शन खुद कदमों में आ जाएगा। ये बात मैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं, हर साल के ट्रेंड से कह रहा हूं। और आपको इतना इसीलिए समझाना पड़ रहा है क्योंकि आप 11th क्लास में हो। जो ड्रॉपर धक्के खा चुका होता है, जो ड्रॉपर एक बार सीख चुका होता है गलतियों से, उनको इतना नहीं पढ़ाना होता। मेरी एक्सपर्टीज है ड्रॉपर बैच, मैं पढ़ाता हूं ड्रॉपर बच्चा, राइट? तो जब ड्रॉपर बच्चे को हम बताते हैं, ऑटोमेटिकली चीजें हिट करती हैं दिमाग में। अभी हो सकता है आपको कोई चीज हिट ही ना कर रही हो, क्योंकि आपको लगेगा अरे यार हमारे तो 97% आए 10वीं में, मास्टर तो बेवकूफ बना रहा है। ऐसे थोड़ी है कि हम कल को फेल हो जाएंगे। 11th क्लास में जब रगड़क लगेगी ना, जब भाई मुंह के बल गिर जाओगे, है ना, जब आगे मैकेनिक्स से आगे बढ़ोगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि विपिन सर जब ये बात कह रहे थे तो क्यों कह रहे थे। एवरीथिंग हैज अ रीजन, एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स एक्सपीरियंस। अगर किसी ने 5-6 साल, 10 साल, 20 साल बच्चा पढ़ा लिया है, उनके एक्सपीरियंस की कदर करो,
क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि पिछले 5 साल से बच्चे क्या गलतियां कर रहे हैं और आपकी वो गलती करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप चाहे तो अपने टीचर के एक्सपीरियंस से सीख के उस गलती से बाहर निकल जाओ, और या फिर टीचर की बातें इग्नोर करके उस गलती में फंस जाओ और 1 साल बाद एक्नॉलेज करना कि टीचर सही कह रहे थे, लेकिन 1 साल वेस्ट हो चुका होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। बहुत आराम से चीज़ों को करना है, हमें बहुत प्यार से करना है। 10th से पास होकर 11th में आए हो, बधाई हो, लेकिन बधाई खत्म। अब बस एक बार कॉन्ग्रेचुलेट किया है ना, हो गया। नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक टू वर्क because 11th is a tough nut to crack. NEET is even tougher nut to crack. इसको बहुत आराम से हमको क्रैक करना है, बहुत प्यार से चीज़ों को समझते हुए चलना है। एक एक चीज़ हमको करनी है। सबसे पहले आप मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स को देखोगे, उसके बाद मेरे दिए हुए नोट्स को पढ़ोगे, उसके बाद एक्टिव रिकॉल करोगे कि आज सर ने क्या पढ़ाया। नोट्स देखने के बाद मेमोराइज करने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप मेरी दी हुई डीपीपी सॉल्व करोगे। मैं एक ऑथर हूँ, किताब लिखता हूँ एनसीईआरटी पंच, उस एनसीईआरटी पंच को सॉल्व करोगे। उसके बाद मैं जो आपका माइन्यूट टेस्ट लूंगा, उस माइन्यूट टेस्ट में पास होकर दिखाओगे। उसके बाद आपका जो मेगा टेस्ट लूंगा फुल लेंथ, उस मेगा लेंथ टेस्ट में आप पास होकर दिखाओगे अच्छे नंबरों से। सारी गलतियों को नोट करते हुए चलोगे। इतने बढ़िया तरीके से हम लोग नीट क्रैक करेंगे कि आपको लगेगा यस दिस टाइम वाज वर्थ इट। दिस इज नॉट फेक मोटिवेशन, दिस इज रियल मोटिवेशन, बिकॉज कंटेंट से बड़ा कुछ भी नहीं है। इफ यू नो द कंटेंट, इफ यू नो कि पेपर कहां से आएगा, जब आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि आप बता पाओगे यार ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, उस दिन आप जीतोगे। और उस जीत के लिए हम लोग काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी फॉर सच लॉन्ग टाइम। लेकिन आगे और बड़ी बड़ी बेहतरीन वीडियोस में आप मुझे देख रहे होंगे और साथ में हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे। मुझे बस आपसे एक चीज चाहिए, एक वादा कि आपको मैं जो बोलूंगा आप वो करोगे और बहुत ईमानदारी से करोगे, झूठ नहीं बोलोगे। उस चीज को जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा यार मास्टर से, अगर मैंने कल नहीं पढ़ाई की, मैं मान लूंगा कि मैंने कल नहीं पढ़ाई की, लेकिन मैं ये वादा भी करूंगा कि सर अब से ऐसा नहीं होगा, कल से मैं या आज से मैं रेगुलरली पढ़ाई करूंगा। सच बोलना हमेशा, क्योंकि आप खुद से झूठ बोल ही नहीं सकते। आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, ऑनलाइन जुड़ेंगे हम लोग, लेकिन आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। ईमानदार रहना अपनी प्रिपरेशन के साथ और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करना। आई विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ लवली ऑडियंस। इस पूरी वीडियो को अगर आपने देखा है ध्यान से तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूं आपसे अगले किसी सेशन में जहां पर और बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे होंगे, पढ़ाई की बातें हम लोग कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।